बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, मैं सेक्शन वी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर पिछले दिनों से अपना वीडियो बनाकर अपनी बात रख रहा हूं। कल मैंने होम रूल आंदोलन पर अपनी बात रखी थी। आज मैं होम रूल आंदोलन पर उसके आगे अपनी बात आपके सामने रखूंगा। होम रूल आंदोलन की गतिविधि उस समय तत्कालीन समय में बढ़ने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता हुई कि होम रूल आंदोलन की तीव्रता से कहीं उसको संकट न खड़ा हो जाए। होम रूल आंदोलन ने ब्रिटिश चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन की गतिविधि भारत में तेज न हो। उसके लिए उन्होंने कई तरह के दमनात्मक कार्यक्रम किए। होम रूल आंदोलन की गतिविधि ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के ऊपर एक मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के माध्यम से, जो बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया। उसी साल मतलब 1916 में एनी बेसेंट को कहा गया कि वो 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी कोर्ट में जमा करें। क्योंकि वो न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाल रही थी। मतलब न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के न्यू इंडिया समाचार पत्र को रोकने के लिए एनी बेसेंट से 2000 रुपये का फाइन कोर्ट के माध्यम से मांगा गया। बाद में 2000 रुपये को बढ़ा करके 10,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर मांगने की बात की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र बन जाए और आर्थिक रूप से एनी बेसेंट पर आर्थिक फाइन लगा करके उनके मनोबल को तोड़ने का ब्रिटिशों ने प्रयास किया। इसलिए किया कि वो डर के मारे, पैसे के अभाव में वो न्यूज़पेपर को, न्यू इंडिया को बंद कर दे। उसी साल ब्रिटिश सरकार ने विद्यार्थियों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने पर रोक लगा दी। उसने कहा कि अगर विद्यार्थी होम रूल आंदोलन में भाग लेंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब इसका मतलब हुआ कि होम रूल आंदोलन का प्रभाव विद्यार्थियों, मजदूरों और किसानों में भी बढ़ने लगा था। बाल गंगाधर तिलक और वीसी पाल को दिल्ली आने से रोक दिया गया। उन्हें पंजाब जाने नहीं दिया गया। एनी बेसेंट को मध्य प्रदेश जाने से रोका गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि बीजी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बीसी पाल अगर इन जगहों पर जाएंगे तो वे होम रूल आंदोलन का प्रचार करेंगे। 15 जून 1917 को मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को दंड दिया। एनी बेसेंट के साथ उनके 2 सहयोगी जीएस अरुंडेले एंड बीपी वाडिया को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। सरकार ने अपेक्षा की थी
कि इस तरह के दमनात्मक प्रवृत्ति से, दमनात्मक कार्रवाई से होम रूल इंडिया का आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट पर दंडात्मक कार्रवाइयों से जनता में नाराजगी पैदा हुई और जेल के उनके भेजे जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट मीटिंग, विरोध मीटिंग्स हुई, विरोध सम्मेलन हुए। मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी होम रूल लीग में शामिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना भी होम रूल लीग में शामिल हुए। कांग्रेस ने भी सरकार को होम रूल आंदोलन के खिलाफ हो रहे दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट पत्र, विरोध पत्र सरकार को भेजे और सजेस्ट किया और सुझाव दिया सरकार को कि यदि सत्याग्रह हो रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो रहा हो, चाहे होम रूल आंदोलन के माध्यम से सत्याग्रह हो रहा हो या कांग्रेस के मंच पर सत्याग्रह हो रहा हो, सरकार सत्याग्रह को नहीं रोक सकती। उसी साल ब्रिटिश सरकार ने एक अपना तथ्य प्रकाशित किया जो सरकार को स्वयं में एक विचित्र स्थिति में खड़ा कर दिया। ब्रिटिश सरकार बाद में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के माध्यम से होम रूल के संदर्भ में समझौता किया और हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की 20 अगस्त 1917 को कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य, भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों के माध्यम से स्वशासन करने का है और वह स्वशासित भारतीयों को स्वशासन करने का अधिकार देना चाहती थी और वह चाहती थी कि भारत में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की सरकार बने, सेल्फ गवर्नमेंट बने। लेकिन यह काम एकाएक नहीं होगा, यह काम धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार होम रूल आंदोलन की आग को ठंडा करना चाहती थी। बाद में चल करके ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को दिए गए जेल की सजा को वापस लिया। क्योंकि 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई। एनी बेसेंट का कांग्रेस की जब अध्यक्षा बनी, उसका चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस के भीतर होम रूल, एनी बेसेंट के अध्यक्ष होने के कारण होम रूल को एक बड़ी विजय मिली। होम रूल के कार्यकर्ताओं को यह बात समझ में आई कि जिसने होम रूल आंदोलन को शुरू किया वही कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, तो अब कांग्रेस और होम रूल आंदोलन एक साथ मिलकर के देश की स्वाधीनता का संघर्ष करेंगे। उसी साल कांग्रेस ने एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होम रूल के उद्देश्यों को स्वीकार किया। 1918 में होम रूल आंदोलन कमजोर पड़ गया। जब एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई तो उनके ऊपर बड़ा दायित्व आया
कांग्रेस को चलाने का दायित्व आ गया। उनके कांग्रेस में जाने के बाद क्या हुआ? होम रूल आंदोलन कमजोर होने लगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बनाया गया, जिसका आधार 1919 का इंडिया एक्ट था और 8 जुलाई 1918 को इंडिया एक्ट पब्लिश किया गया। यह इंडिया एक्ट कांग्रेस को दो भागों में, दो धड़ों में बांट दिया। कांग्रेस के भीतर में अनेक लोगों ने इंडिया एक्ट को अस्वीकार किया और कांग्रेस के भीतर ही अनेक लोगों ने इंडिया एक्ट को स्वीकार किया और उसे संवैधानिक सुधारों के रूप में देखा। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को स्वीकार किया और 18 सितंबर 1918 में कांग्रेस में मीटिंग हुई और कांग्रेस की मीटिंग में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बना इंडिया एक्ट 1919 को स्वीकार करने की बात की गई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन वे बाद में लंदन को, भारत छोड़ करके लंदन चले गए अपने एक कानूनी केस के संदर्भ में, क्योंकि उनके ऊपर लंदन में भी केस था। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लंदन में भी केस कर रखा था। उनकी इच्छा थी कि उदारवादियों के साथ मेल मिलाप किया जाए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उदारवादियों ने समझौता करने से इनकार कर दिया क्रांतिकारियों के साथ। क्रांतिकारी उसी साल, उसी वर्ष क्रांतिकारियों ने और उदारवादियों के मध्य एनी बेसेंट ने भी समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन क्रांतिकारी नहीं माने और क्रांतिकारी अपने नेतृत्व के प्रति समर्पित रहे, श्रद्धावान बने रहे। बाद में एनी बेसेंट ने उदारवादियों का साथ दिया और उदारवादियों के साथ के माध्यम से इंडिया एक्ट 1919 को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इस स्वीकृति के बाद होम रूल आंदोलन के जो समर्थक थे वे एनी बेसेंट से नाराज हो गए। उदारवादियों ने ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन की रचना की। उदारवादियों ने ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना 1918 में की। उसका नेतृत्व एस.एन. बनर्जी कर रहे थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के पब्लिकेशन के बाद जिसे रिफॉर्म का दस्तावेज माना जा रहा था, उसने कांग्रेस के डिवीजन को और भी बढ़ा दिया और कांग्रेस के डिवीजन के बढ़ने के साथ होम रूल आंदोलन और कमजोर पड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट शुरू हुआ। सत्याग्रह और खिलाफत, साथ में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने उठा लिया। उनके इस आंदोलन ने आम जनता के मन मस्तिष्क को छूने का काम किया। अब कांग्रेस की बागडोर, आंदोलनों की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई और गांधी जी के हाथ में इन आंदोलनों की बागडोर आने के बाद होम रूल आंदोलन और कमजोर हो गया। उसके बाद
गांधी के उद्भव के बाद होम रूल आंदोलन का अध्याय बंद हो गया। होम रूल आंदोलन किसी प्रकार का उद्देश्य सफलता पाने में असफल रहा, लेकिन होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की घोषणा और इंडिया एक्ट 1919 की घोषणा होम रूल आंदोलन की देन है। होम रूल आंदोलन ने एक रिस्पांसिबल उत्तरदायी सरकार की भूमिका भी तय की। होम रूल आंदोलन ने क्रांतिकारियों के मन को बढ़ाया और क्रांतिकारी उदारवादियों का साथ छोड़ करके अपने ध्येय की प्राप्ति में लग गए। होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को बल मिला और भारतीय राष्ट्रवाद, कांग्रेस के भीतर भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस होने लगी। भारतीय राष्ट्रवाद पर कांग्रेस भी आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार होम रूल आंदोलन राष्ट्रवादियों के एक नेतृत्व को पैदा करने का काम किया। मतलब भारत में राष्ट्रवादी नेतृत्व का उत्थान होम रूल आंदोलन के कारण से हुआ और इन राष्ट्रवादियों का ध्येय बन गया कि हमें भारत को गुलामी से मुक्ति दिलानी है। बाद में जब गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व, आंदोलनों का नेतृत्व संभाला, तो देश में एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस थी और कांग्रेस ने बाद में नेतृत्व को उसने भूमिका निभाई। यह बात कहा जा सकता है, इस प्रकार निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण थी। उसकी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता।